जब फादर लिबन्स हमारे क्षेत्र में आए कितनी तकलीफ हुई होगी। सड़क नहीं था, बिजली नहीं थी, कोई सुविधा नहीं। जंगली जानवरों के बीच से लड़ते भिड़ते हुए पहाड़ों से होते हुए यहाँ आए। हम सोचते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे विकट परिस्थिति में भी फादर लिबन्स हमारे बीच में आए ज्योति जलाने के लिए। मैं अभी का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले सभी विश्वासियों से पुनः गुजारिश करूंगा कि कोई भी विश्वासी खड़ा ना रहे। आपके लिए जगह है, आप खड़े रहेंगे, इधर उधर घूमेंगे, डिस्टर्बेंस होती है। और इसलिए मैं शुरू में ही कहना चाहूंगा कि आप शुरू में ही स्थान ले लीजिए, मूवमेंट मत कीजिए, अंत तक आप बने रहेंगे। और इसलिए जो लड़के उधर खड़े हैं पीछे में, या तो वॉलंटियर्स प्लीज आप ध्यान देंगे, उनको मदद कीजिए बैठने के लिए। जितने भी स्वयं सेवक हैं, देखिए कि कोई भी फेथफुल, कोई भी विश्वासी, कोई भी भाई बहन, माता पिता खड़े ना रहें। हम लोग सभी को एक परिवार के सदस्य हैं। एक साथ मिलकर आज के इस समारोह क्रिस्तियान में हम फादर लिबन्स के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे। और इसलिए सभी कोई बैठ जाएंगे, अच्छा रहेगा। आज के समारोही कार्यक्रम का जो पहला भाग है उसका अंतिम कड़ी में है, और अंतिम भाग है आज का पहला भाग का अंतिम कड़ी, और वो है फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स की संक्षिप्त जीवनी एवं 12वीं यात्रा। अब अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप दूसरों को भी बताएंगे। फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स का जन्म 11 अप्रैल 1856 को बेल्जियम के पश्चिमी फोलाइन्स प्रदेश के मोसलेड नामक गांव में हुआ। पिता जॉन लिबन्स एवं माता का नाम बारबरा था, जो कि एक साधारण किसान परिवार के थे। अपने परिवार के 11 संतानों, 5 भाई एवं 6 बहनों में से कॉन्स्टेंट लिबन्स का स्थान 7वां था। 7 साल की उम्र में लिबन्स ने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन 1867 ईस्वी में मां की मृत्यु के बाद विद्यालय जाना बंद कर दिया और फर्म में खेतों में काम प्रारंभ किया। 1870 ईस्वी से 1876 के बीच फादर अम्पे के सहयोग से माइनर सेमिनरी रूसलर से हाई स्कूल की पढ़ाई की। 1876 ईस्वी में कॉन्स्टेंट लिबन्स ने रूसलर सेमिनरी में दर्शन शास्त्र का अध्ययन आरंभ किया। 1877 ईस्वी में लिबन्स ने इस शास्त्र के अध्ययन के लिए ब्रूज सेमिनरी प्रस्थान किए एवं उन्होंने इस शास्त्र में प्रथम स्थान प्राप्त किए। 21 अक्टूबर 1878 ईस्वी को ब्रूज सेमिनरी छोड़े एवं यीशु संघी नवशिष्यालय द्रोंगेन पहुंचे। 22 अक्टूबर 1880 ईस्वी को ब्रसल्स में यीशु संघ का प्रथम व्रत धारण कर उसी दिन भारत प्रस्थान किए और 2 दिसंबर 1880 को कोलकाता पहुंचे। सन 1888 की जनवरी के अंत में फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स इस शास्त्र की अपने बाकी की पढ़ाई के लिए आसनसोल पहुंचे। 11 जनवरी 1883 को कोलकाता में आर्च बिशप पी गुथाउस के कर कमलों द्वारा पुरोहिताभिषेक ग्रहण कर फादर लिबन्स 18 मार्च 1885 की मध्य रात्रि को रांची के डोरंडा पहुंचे। दूसरे दिन 19 मार्च 1885 ईस्वी को फुलहुंडू के जमगाई में कदम रखा एवं यहाँ से अपना मिशन कार्य प्रारंभ किया। 19 मार्च से 31 जुलाई 1885 तक फुलहुंडू के जमगाई में, 25 नवंबर 1885 से अगस्त 1888 ईस्वी तक तोरपा में एवं 1888 से सितंबर 1892 तक
रांची का दौरा किया। फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स ने 16 अक्टूबर 1889 से 29 जनवरी 1892 के बीच 5 बार 12वें का दौरा किया। फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स की 12वें यात्रा एवं उनके द्वारा दिए गए बपतिस्मा का संक्षिप्त विवरण। 12वें की पहली यात्रा 16 अक्टूबर 1889 को फादर लिबन्स अपने प्रिय घोड़े जनरल पर चढ़कर अकेले ही रूकी घाट के कठिन मार्गों से होकर 30 घंटों की लंबी यात्रा तय कर पहली बार 12वें एवं पुटरुंगी पार करते हुए 7 नवंबर 1889 को यहाँ बेंदोरा में प्रवेश किया। फिर यहाँ विश्वास की ज्योति जलाई व धधक उठी। वास्तव में 12वें की उदार जनता ने ही उन्हें बुलाने का कदम उठाया था। नवाडी के निकट के बिर्री गांव के कुछ उरांव भाई अदालत के अपने किसी एक मामले को लेकर रांची गए थे। वहीं उनकी भेंट फादर लिबन्स से हुई। उनकी मदद से वे कोर्ट केस में जीत गए। उन्होंने ईसाई बनने की अपनी इच्छा प्रकट की और फादर लिबन्स को 12वें आने का यह कहकर निमंत्रण दिया कि वे जल्दी 12वें आएं, उनकी परिस्थिति देखें, आदिवासियों की जमीन वापस दिलाएं और उनकी हर मदद करें। उन्होंने यह निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया। उनको यह जगह अच्छी लगी। यहाँ तंबू गाड़कर पूरे 10 दिन ठहरे और लोगों से मिलकर स्थिति का सर्वेक्षण किया। बेंदोरा गांव में पड़ाव डाले। अपने मिट्टी के मकान में जो बेंदोरा और लकड़ा टोली के बीच था 8 बार यहाँ ठहरे। बेंदोरा को अपना हेडक्वार्टर बनाकर उन्होंने कुल 121 गांवों का दौरा किया और उस समय 12वें में करीब 35,000 उरांव लोगों को फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स ने भौतिक सुविधा और आत्मिक मुक्ति दिलाई। 16 अक्टूबर 1889 से 17 नवंबर 1889 के बीच लगभग 13,000 लोगों को बपतिस्मा दिया। 12वें के इतिहास में 16 अक्टूबर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। 12वें की दूसरी यात्रा फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स 8 दिसंबर 1890 ईस्वी को फादर कार्डो के साथ मिलकर दूसरी बार 12वें की यात्रा की। 2-4 दिनों के बाद फादर डेहो भी उनसे आ मिले। 12वें में इन तीनों मिशनरियों का बड़ा स्वागत किया गया। इन तीनों मिशनरी फादरों ने मिलकर 12वें एवं छेछाड़ी में लगभग 5,000 लोगों को बपतिस्मा दिए। 12वें की तीसरी यात्रा फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स अपने साथी फादर डेहो के साथ 4 फरवरी 1891 को 12वें की तीसरी यात्रा को निकल पड़े और दोनों मिशनरी फादरों ने 4 फरवरी 1891 से 8 मार्च 1891 के बीच लगभग 1,677 लोगों को बपतिस्मा दिए। 12वें की चौथी यात्रा फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स अपने सुपीरियर फादर ग्रोजान के साथ 20 अप्रैल 1891 को 12वें की चौथी यात्रा में निकले। बाद में फादर लिबन्स का साथ देने हेतु फादर वान देर केलन 28 अप्रैल 1891 को 2 बजे 12वें के लिए निकल गए। फादर लिबन्स और फादर केलन ने मिलकर पूरे 12वें का दौरा किया। छेछाड़ी भी नहीं छूटा। इस तरह 12वें की चौथी यात्रा 3 मिशनरी फादरों के साथ हुई और उन्होंने मिलकर 1,397 लोगों को बपतिस्मा दिए। 12वें की 5वीं यात्रा फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स 20 दिसंबर
1891 को अपने चिंताजनक स्वास्थ्य की चिंता किए बिना हमेशा की भांति अपने प्यारे घोड़े जनरल पर सवार होकर बारवे की 5वीं यात्रा पर निकल पड़े। अपनी 5वीं यात्रा के दौरान बपतिस्मा ग्रहण करने वालों की संख्या 1241 रही, लेकिन बहुत अधिक परिश्रम के कारण फादर लिबस की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी थी। अतः ना चाहते हुए भी 12वें के यहाँ के लोगों से विदा लेकर 29 जनवरी 1892 को फादर कॉन्स्टेंट लिबस अपने प्यारे साथी घोड़े जनरल पर सवार होकर रांची के मनरेसा हाउस पहुंचे। यह उनकी 5वीं और अंतिम यात्रा थी। 1 सितंबर 1892 को फादर लिबस स्वास्थ्य लाभ के लिए कोलकाता से बेल्जियम रवाना हुए। शहीद मिशनरी फादर कॉन्स्टेंट लिबस 7 नवंबर 1893 को अपराह्न 2:30 पर बेल्जियम के लुभेन में सदा के लिए प्रभु में सो गए। 2 दिन बाद उसे हेवरली के कब्रगाह में दफन किया गया। उनके पार्थिव शरीर के अवशेष की पहचान हुई। तत्पश्चात उनके पवित्र अवशेष को समारोह के साथ लुभेन स्थित यीशु संघी गिरजाघर लाया गया। इस शोभा यात्रा की अगुवाई रांची के प्रथम आर्च बिशप स्वर्गीय निकोलस कुजूर यीशु समाजी ने किया। स्वर्गीय आर्च बिशप पियूस किरकेटा यीशु समाजी ने लिबस के पवित्र अवशेष को छोटा नागपुर लाने की इच्छा व्यक्त की और हजारों की भीड़ में भव्य स्वागत समारोह के साथ 31 अक्टूबर 1993 को फादर लिबस का पवित्र अवशेष रांची लाया गया। पवित्र अवशेष को सप्ताह भर लिबस मिशन के विभिन्न स्थानों पर घुमाने के बाद 7 नवंबर को रांची के संत मरिया महागिरजाघर में सुरक्षित रख दिया गया। छोटा नागपुर का प्रेरित। छोटा नागपुर में जितने भी मिशनरी आए उन्हें फादर कॉन्स्टेंट लिबस सबसे अधिक साहसी, उत्साही और प्रतिभा संपन्न समझे जाते हैं। उनको छोटा नागपुर का प्रेरित कहा जाता है। अपने जीवन व्यक्तित्व से कॉन्स्टेंट ने 6 वर्षों में ही जो कार्य किए हैं वैसा तो और किसी ने नहीं किया है। 38 वर्ष की उम्र में प्रखर किरणें बिखेर कर अंत में अस्ताचल को चले जाने वाले सूरज की तरह इस भूमि में ख्रीस्त की ज्योति फैलाकर लिबस प्रभु में लीन हो गए। फादर कॉन्स्टेंट लिबस का आदर्श वाक्य आग जलती रहे, मशाल धधकती रहे, फायर मस्ट बर्न। यह फादर कॉन्स्टेंट लिबस का आदर्श वाक्य था। फादर कॉन्स्टेंट लिबस किस प्रकार की आग की बात करते हैं? फादर कॉन्स्टेंट लिबस विश्वास की आग, मसीह प्रेम की आग की बात करते हैं और यह उनके जीवन से एकदम स्पष्ट होता है। हीरा बारवे। फादर कॉन्स्टेंट लिबस ने 12वें को हीरा बारवे कहा, मात्र इसलिए नहीं कि इस क्षेत्र में हीरा मिलता है, परंतु इसलिए कि 12वें के लोगों ने मसीह विश्वास को, जिसका संदेशवाहक फादर लिबस खुद थे, हीरे से भी अधिक मूल्यवान समझकर हजारों की संख्या में उसको सहज स्वीकार किया। सच कहा जाए तो 12वें के लोगों के लिए लिबस शहीद बन गए। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। योहन 15:13। अतः हे 12वें या छोटा नागपुर के लोगों, फादर कॉन्स्टेंट लिबस के लिए ईश्वर को धन्यवाद कहो।